Very good morning to all of you. Myself Dr. Mohan Mehndi. I am biology teacher. मैं आज आपको हिंदी मीडियम में जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव में जनन कैसे होता है। तो मानव में जो जनन एक प्रोसेस क्रिया है वो बेटा क्या है, हमें वो देखना है। तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में यानी कि जैविक प्रक्रियाओं में जो काम होता है इसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन जनन क्या है हमें सबसे पहले देखना है। तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्रिया विधि है जिसमें माता पिता की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसी क्रिया विधि भी हैं जनन क्रिया में जिसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। तो एक बायोलॉजी की वह क्रिया है जिसके अंदर माता पिता के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न की जाती है, अपने जैसे संतान उत्पन्न की जाती है तथा जाति को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऊपर वाले ने, ईश्वर अल्लाह ने इसको रखा है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कैसे कैसे होता है, कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, ये प्रोसेस जो होते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये कितने तरह का होता है, एक एक स्टेप को ढंग से समझना है हमें। देखिए बेटा, ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है, ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है इसमें नर मादा की आवश्यकता होती है, मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमारे माता पिता सम्मिलित होते हैं। अगर ये माता पिता सम्मिलित नहीं होते तो क्या हम प्रोड्यूस हो सकते थे? ना आप होते जो सुन रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ना मैं प्रोड्यूस होता। ठीक है, तो हमारे माता पिता के द्वारा हम लोग प्रोड्यूस होते, उत्पन्न होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यंग वंस यानी बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं। किसी इंसान के यहाँ इंसान का बच्चा ही पैदा होगा, ठीक है, दूसरी जाति का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जैसे गाय के यहाँ कभी कुत्ते का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, हाथी के यहाँ कभी बकरी नहीं हो सकती, या इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन बायोलॉजिकली आज हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम ये यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, विवो फर्टिलाइजेशन आएगा, वो आगे बढ़ाया जाएगा फिलहाल। तो ये जो क्लास 12th है, ठीक है, मैं उसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन 10th वाले भी इसको बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये क्लास 12th का टॉपिक मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन 10th वालों को भी बेसिक ऐसे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान हो रही है। तो यहाँ देखिए, पहले जो शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है मानव में जनन। मानव में जनन कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें दो अल्फाज है, ठीक है, एक है प्राथमिक लिंगुण, ठीक है, और दूसरा है द्वितीय लिंगुण, यानी कि जो इन्हें कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए क्या क्या पार्ट सम्मिलित होते हैं, हमें इसकी पहचान कैसे होगी, ओके, और इसके अंदर जो होते हैं मेल फीमेल में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, एक एक करके मैं इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है, और उसको आप आसानी से देखेंगे, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th हो चाहे ICSE हो, ठीक है। ICSE में इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि ये जिसे कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, परेशान होंगे, ओके। तो देखिए यहाँ मैं शुरू करता हूँ आज प्राथमिक लिंग गुण। प्राथमिक लिंग गुण क्या होता है तो वो बताता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ मैंने लिखा ऑर्गन्स, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो पहले जानते हैं ये वृषण क्या है, और दूसरा है अंडाशय। वृषण किस्म होता है, अंडाशय किस्म होता है। वृषण की इंग्लिश क्या है और अंडाशय की इंग्लिश क्या है, तो बेटा उसका आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं इसको, वृषण जो होती है मानव में पाई जाती है सिर्फ नर के अंदर, फीमेल में नहीं होते कभी भी, ठीक है। अंडाशय इसकी इंग्लिश है ओवरी। तो जो होती है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय फीमेल में होता है, यहाँ देखेंगे फीमेल में मादा, ओके, और जो टेस्टिस होती है वो नर में होती है। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ 10th और 12th लेवल का, हिंदी मीडियम स्पेशली, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसकी आइडेंटिटी के आधार पर, आइडेंटिटी के बेस पर हम लोग नर मादा की पहचान कर लेते हैं। तो इसमें हमें देखना है बहुत स्मूथ तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, ओके, परेशान हो जाइएगा बिल्कुल। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते क्या है, प्राथमिक लिंग गुण क्या होते हैं। तो उसमें हमारे देखिए, जैसे लड़की या लड़का पैदा होती है तो हम कैसे पहचानते हैं, शक्ल देखकर, कान देखकर, आंखें देखकर, जबान देखकर नहीं, बाल देखकर नहीं, हमारे जो गुप्तांग जिन्हें कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लड़की हुई है ये लड़का हुआ है। इन्हीं को कहते हैं हम प्राथमिक लिंग गुण कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है द्वितीय लिंग गुण। देखिए, बच्चा है, बच्चा है, बड़ा होगा, जवान होगा, वृद्धि होगी, बूढ़ा होगा, डेथ हो जाएगी। लेकिन इसमें जो कभी हमने ये नहीं सुना कि आखिर ये जो होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि द्वितीय लिंग गुण, ये क्या होते हैं।
तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि, और आपको बताना भी चाहते हैं, आप सुनने के मूड में बैठे। सबसे पहले बेटा एक चीज देखिए, आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बैठे कि मुझे जिस भी क्लिप को देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मेरे चैनल है बायो हब क्लासेस के नाम से, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट्स भी जरूर करें। अगर कुछ कमी है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो क्लिप में उसको दूर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखना है कि हमारे द्वितीय लिंग गुण होते क्या है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखिए, अगर मैं बताता हूँ नर, यहाँ लिखा हुआ है नर, नर में किस तरह के होंगे, ठीक है, मादा, मादा में किस तरह के गुण होंगे। तो हम पहले नर में देखना चाहते हैं। नर में हम देखेंगे, पहले लिखा है शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है, पहले यहाँ लिखा हुआ किसका, शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा है कंधों का चौड़ा होना। तीसरा शरीर के विभिन्न भागों पर बालों की वृद्धि होना। नेक्स्ट आवाज में भारीपन होना, ठीक है, और शरीर की लंबाई बढ़ना। ये एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, लेक्चर लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक स्टेप को समझाऊंगा कि कैसे कैसे चेंजिंग होती है और ये जो होते हैं हमारे शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे शुक्राणुओं के निर्माण में लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी, तो शुक्राणु का निर्माण क्या लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म का निर्माण। देखिए शुक्राणु को हमने लिखा था यहाँ पे स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के निर्माण की क्रियाविधि इंग्लिश में कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले जब स्पर्म का निर्माण होगा तो देखिए, लड़का हो या लड़की हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का, चाहे सीबीएसई बोर्ड का या अदर बोर्ड्स का भी हो, शाय नेचर होना चाहिए। इतना नहीं कि ऐसे अल्फाज आए तो शर्मा जाए। देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सब चीजें पढ़ाने को मिलती है, चैप्टर तो है ही इसी के लिए। शाय हमेशा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, यूपी और बिहार बोर्ड के बच्चे और जो होते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, वो हमेशा शाय नेचर के होते हैं, होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कि शर्मा जाए। तो देखिएगा बेटा, जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद में हम लोगों में क्या होता है, नाइटफॉल होता है, जानते हैं, ठीक है। तो शीघ्र पतन जैसे कहते हैं, नाइट में सो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तो पहचान क्या है कि आप जवान हो रहे हैं, दाढ़ी मूंछ आ रही है, ठीक है, उसका मीन्स भी क्या है, आप जवान हो रहे हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होंगे तो यू आर नॉट मैच्योर, आप परिपक्व नहीं हुए अभी, ठीक है। तो देखेंगे हम, तो शुक्राणु का निर्माण कब होता है, जब लड़का क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीय लिंग गुणों को शो करेगा। दूसरा है कंधों का चौड़ा होना। अगर हमारे शोल्डर चौड़े नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा, हम लोग मैच्योर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, शरीर के विभिन्न भागों बालों की वृद्धि होना। देखिए मैंने अभी बोला था दाढ़ी मूंछ का निकलना, दाढ़ी मूंछ का निकलना क्या है, एक ये ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसके जरिए होता क्या है कि इंसान मेल और फीमेल में आइडेंटिटी हो जाती है, मेल फीमेल की पहचान हो जाती है। तो ऊपर वाला एक ऐसे सिस्टम को बरकरार रखना चाहता है जिससे बेस पर लगे कि आप लड़की हैं या लड़का है। जो स्टूडेंट बैठे हैं मुझे नहीं पता, जो देख रहे हैं वो लड़की है लड़का है, लेकिन पहचान कैसे होगी, दाढ़ी मूंछ की बेस पर। कुछ लोग शेविंग कर लेते हैं, ये नहीं मर्दानगी खत्म हो जाती है, नहीं बाबू, वो शेविंग करना अलग है, ठीक है। लेकिन ये है कि विभिन्न भागों बालों की वृद्धि होना, तो दाढ़ी मूंछ निकलना, सीने पर बाल आना और विभिन्न भागों पर बाल आना, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं उसमें शामिल, ठीक है। तो ये बालों की पहचान की क्या है, द्वितीय लिंग गुणों का एक कारण है। आवाज में भारीपन होना। देखिए ये जो भारीपन हो रहा है, इसके मैंने लिखा है दो कारण होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, नीट एम्स वगैरह कहीं की कॉम्पिटिशन के लिए काम आएगा, ठीक है। तो दो कारणों से कारण बताऊं जो डीपली है, स्पेशल लिखे स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले लिखा है लैरिंग्स का बढ़ जाना, तो दूसरा वोकल कॉर्ड का मोटा होना। और व्हाट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स हमें नहीं पता। तो लैरिंग्स होती क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, लैरिंग्स एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके द्वारा आवाज उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको, लैरिंग्स, ओके। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं लैरिंग्स, हिंदी में भी अल्फाज बोला जाता है। ये कैसी हिंदी क्या होती है, वैसे इसको आवाज उत्पन्न करने वाला उपकरण कहलाता है। ये हमारे गले में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जिससे अब ये आवाज उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है, तो वो बताऊंगा। दूसरा अल्फाज है यहाँ पर वोकल कॉर्ड, ओके। वोकल कॉर्ड क्या है, तो दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत आसानी से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 11th क्लास का पार्ट है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना है, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है तो उनके लिए स्पेशल मेरा ये लेक्चर है।
तो ये जो लेक्चर चल रहा है हिंदी मीडियम का, मेरा पहला लेक्चर है जिंदगी में, पहली बार मैं यूट्यूब पर हिंदी मीडियम को शो कर रहा हूँ। मैंने ड्यूटी सोसाइटी में भी किया था, लेकिन यहाँ भी मैं अपना खुद चैनल बना रहा हूँ जिसमें ये मेरा पहला लेक्चर है। तो उसमें ध्यान में रखिएगा कि एक एक अल्फाज को बहुत आसानी से देखें। तो लैरिंक्स क्या होता है, ठीक है, और वोकल कॉर्ड क्या है, इसकी पहचान। देखिए आवाज क्या उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, साइंटिफिक कारण बता रहा हूँ। देखिए आप समझदार बच्चे हैं, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप बोल सकते हैं, नहीं है तो अभी करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, तो क्या आवाज हम निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिए जस्ट अभी और देखें क्या आप बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते कभी भी, क्योंकि जब सांस अंदर जाता है तो बेटा उसके साथ में बस आवाज ऐसे आ सकती है, हल्की सी सांस अंदर जाकर कभी आवाज नहीं आ सकती। लेकिन जैसे मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं, जानते हैं, तो यहां पाई जाती है हमारे लैरिंक्स के अंदर, जिसे कहते हैं वोकल कॉर्ड। इसमें कंपन होता है। कंपन कैसे होगा वो बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो वोकल कॉर्ड में हवा के जो प्रेशर पड़ रहा है उसमें कंपन होता है। कंपन से आवाज बनकर निकलती है और आप सुन लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, सेम ही है। तो वोकल पहले लैरिंक्स देखें, लैरिंक्स है क्या, इसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं वॉइस बॉक्स, यानी कि आवाज उत्पन्न करने वाले उपकरण, आवाज उत्पन्न करने का उपकरण, ओके, जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स मीडियम जुड़ा होगा जिससे आवाज उत्पन्न होती है। और एक बात, ये 11 का टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे इसके अंदर। अब जो लैरिंक्स है, ठीक है, देखेंगे एक चीज, इसका एक नाम वो आता लिखा हुआ, ओके, इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ये भी नया नाम है। अभी एडम क्या है? एडम एक नाम है आदम, जिन्हें कहते हैं जनाब आदम, एडम्स कहलाते हैं। एडम कहलाते हैं वो दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिनको जन्नत से यानी कि स्वर्ग से निकाला गया था। वो मुझे थियोलॉजी नहीं पढ़ाना है। तो ये आखिर उनको आदम क्या बोला, क्योंकि जो होता है ये देखिए गले में मेरे भी है हल्का सा, लेकिन कुछ लड़कों के अंदर यहाँ पर एक उभार होता है। उस उभार को हिंदी इंग्लिश में हम कहते हैं एडम एप्पल, आदम का सेब। जनाब आदम एक मर्द थे, ठीक है, और एप्पल मीन सेब, तो आदम का एप्पल कहलाता है। तो बेटा एक चीज देखिए, क्या ये फीमेल में होता है? कभी भी याद रखें ना, फीमेल्स में एडम एप्पल एब्सेंट होता है, यानी कि एडम एप्पल एब्सेंट इन फीमेल बट प्रेजेंट इन मेल्स। तो ये मानवों के अंदर नर में होगा केवल, और मादों में नहीं पाया था। यही है जिस पर आवाज भारीपन होने लगता है, ठीक है। तो जैसे उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, आवाज में भारीपन आता है। यही लड़कियों में नहीं होता, उनकी आवाज बारीक पिच वॉइस कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? हम पिच वॉइस कहते हैं, जिससे बारीक आवाज होती है। तो होता क्या है कि अब देखिए, साउंड बॉक्स बोला, वॉइस बॉक्स बोला, एडम एप्पल बोल दिया, किसका? किसको? लैरिंक्स को, क्योंकि ये उपास्थि का बना होता है, मीन्स कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। अब एक आता है कि बर्ड्स में सर किस में होगा, ये भी कॉम्प्लीट पॉइंट्स है। तो जो बर्ड्स होती हैं उसमें जो हमारा लैरिंक्स होता है, जो आवाज उत्पन्न करने वाला उपकरण है, उससे लैरिंक्स नहीं बोलेंगे, उसे सिरिंग्स कहते हैं, सिरिंग्स, ठीक है, SYRINX, सिरिंग्स कहते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ लैरिंक्स होता है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं समझता हूँ क्लियर हो चुका होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं वोकल कॉर्ड क्या है। तो मैंने बोला, ठीक है, किससे बना हुआ बेटा, देख लेंगे, मेड अप ऑफ उपास्थि, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बना हुआ है, क्या? साउंड बॉक्स। और कहां पाया था? गले में पाया था। ये कॉम्प्लीट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना। 12th क्लास में, 11th क्लास का पार्ट है। लेकिन देखिए वोकल कॉर्ड क्या है। तो देखिए बेटा, यहां देखेंगे हम वोकल कॉर्ड क्या होती है। वोकल कॉर्ड की संख्या होती है 2। कितनी संख्या है इसकी बेटा? एक की संख्या है 2। अब देखिए ये इसमें क्या होता है, तो मैंने अभी बोला कि इसमें होता है कंपन। जब कंपन होगा, वाइब्रेशंस होगा, यानी वाइब्रेशंस होंगे ना, वाइब्रेशन, जैसे आप लोगों को कैसा बात होती है मैं आपको बताऊं। मैन गिटार हाथ में होता है, उसमें वायर्स होते हैं 2, 4, 5, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हमने कोई चीज ली और उसमें बजाते हैं इस तरह से। तो जैसे ही बाहरी फोर्स लगेगा तो क्या होगा जानते हैं, उसके अंदर जो वायर्स है उसमें कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे ही कंपन होगा तो आपको एक ध्वनि, एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे आप सुन सकते हैं, जिसे एक मधुर स्वर जिसे कहते हैं, मधुर एक साउंड सुनाई देगा, म्यूजिक सुनाई देगा, जिससे आपके कानों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऐसे ही जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं इन वोकल कॉर्ड्स में क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने के साथ में क्या होगा, आवाज उत्पन्न होने लगती है, वॉइस निकलने लगती है और आप समझने लगते हैं। तो बेटा जी ये जो लैरिंग्स है ये जो होता है हमारे कहाँ पाया जाता है, गले में पाया जाता है। इसका काम क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन जो होती है वोकल कॉर्ड में कंपन होती है, इसी तरह आवाज बनकर बाहर निकलने लगती है। क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो वैज्ञानिक कारण थे जिससे आवाज पर असर पड़ता है और हमारी आवाज भारी हो जाती है। नेक्स्ट बॉडी की लंबाई बढ़ना। देखिए अगर बच्चा है, उसकी उम्र हो चुकी है 18 साल, उसकी हाइट छोटी है तो वो मैच्योर नहीं है पूरी तरह से, वो अलग मसला है कि उसकी हाइट जो बोनापन होता है वो अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल है, कोई बोनापन रोग नहीं है उसको, ठीक है, या पेरेंटल नहीं है, तो ये अलग है इसका मसला। तो उसको डॉक्टर को दिखाएं कि मैच्योरिटी क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, दाढ़ी मोशी निकल रही है, मतलब भारीपन नहीं हो रहा, प्यूबिक हेयर्स नहीं आ रहे, और शुक्राणुओं का जनन नहीं हो रहा, ठीक है, और लंबाई नहीं बढ़ रही, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ठीक है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको ईजी न ले, इसको थोड़ा सा टिपिकल तरीके से। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज आपको पता लगा द्वितीय लिंग गुण क्या होते हैं, पहचान मैंने बता दी है। ठीक है, पहले यहाँ लिखा था शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है, कंधों का चौड़ा होना, शरीर की विभिन्न भागों पर बालों की वृद्धि होना, आवाज में भारीपन होना और लंबाई का बढ़ना। किसमें, नर के अंदर। यह लिखा था नर के अंदर है सारे कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैंने बोला था टेस्टिस, यह लिखा था यानी कि वृषण। वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस, तो उसी से बनाकर टेस्टो। अगर मैं लिखूं इसको टेस्टो, ठीक है, और यह है टेस्टिस, तो टेस्टो और टेस्टिस में फर्क क्या होगा, देखिए कुछ भी सिमिलर है। हिंदी में वृषण है, इंग्लिश में टेस्टिस है। अगर ये जो हमारा वृषण है इसको इंग्लिश में न लिखते तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसे थोड़ा सा इंग्लिश भी लेकर चलिए। यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी माध्यम को ही पढ़ेंगे, इस बोर्ड में वो इंग्लिश में अच्छी बुक्स होती है, आप थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो होती है एग्जाम में जरूरी नहीं कि हिंदी में शुद्ध वृषण लिखा हुआ, वहां पर टेस्टिस आ गया तो क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर अगर अंडाशय लिखा हुआ की जगह ओवरी आ जाए लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप टेस्टिस का भी नाम पढ़ें और ओवरी का भी नाम पढ़ें, जितने भी इंग्लिश अल्फाज होते हैं उनका उपयोग करें। ओके, तो टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जब तक नहीं निकलेगा हमारी बॉडी में जो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। न हमारी आवाज बाहरी होगी, न शरीर पर बाल आएंगे, न शुक्राणुओं का जनन होगा, न हमारी शरीर की मतलब वृद्धि बढ़ेगी वगैरह वगैरह। तो ध्यान में रखना, तो ये जो निकलने वाला हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, जिसे ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, जिससे शरीर के अंदर भिन्न प्रकार की क्रिया होती है। सिर्फ केमिकल है, इस केमिकल लोड चेन ने हमारी बॉडी में कितने चेंजेस लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, फीमेल के अंदर, मादा में। ठीक है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीय लिंग गुण क्या होते हैं, ये किसकी बेस पर निकलते हैं, तो मैं आपको बताऊं। यहाँ देखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन लिखा है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लिखा है। तो यहाँ एक चीज देखेंगे आप, मैंने आपको बताया है लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ओवरी लिखा हूं, यानी कि अंडाशय। तो ये दो हार्मोन जो निकल रहे हैं कौन कौन से, देखिए मैं आपको आसान कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ ओवरी है, ठीक है, ओवरी से दो हार्मोन निकले, कौन कौन से निकले, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये किसमें होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं, मादा के अंदर होते हैं। ओके, तो फीमेल के अंदर ओवरी है, ओवरी दो हार्मोन प्रस्तुत किए, ओवरी ने दो हार्मोन प्रस्तुत किए। पहला कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके देखेंगे यहाँ पर, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों एक अहम है, जिन्हें हम कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। यानी कि अगर फीमेल में ये नहीं उत्पन्न होंगे तो सेक्स उसके अंदर पोटेंसी नहीं बढ़ेगी और उसके अंदर द्वितीय लिंग गुण प्रदर्शित नहीं होंगे, एक्सपोज नहीं होंगे। ओके, अब देखिएगा तो फीमेल में क्या क्या चेंजिंग होती है, तो देखेंगे बेटा पहला यहाँ पर है रजोधर्म का प्रारंभ होना, सब बताऊं क्या होता है रजोधर्म। ठीक है, दूसरा है शरीर के विशेष अंगों में वृद्धि होना, शरीर के विशेष अंग क्या होंगे वो बताऊंगा। ठीक है, शरीर पर बालों की वृद्धि होना, जैसे हमारे अंदर होते हैं ऐसे इनमें भी होती है, अन्नों में निर्माण होना। ठीक है, अब ये कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, अब इसकी डिटेल देखते हैं हम। देखिए रजोधर्म क्या है, देखिए रजोधर्म को इंग्लिश में हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस भी कहते हैं इसको हम लोग, मेंसेस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रजोधर्म। अब जब एक फीमेल है, एक बच्ची है, वो जैसी मैच्योरिटी तक पहुंचती है, परिपक्वता आती है, जवान होती है, तो उसमें क्या होता है, उससे हर महीने एक तरह का स्राव होता है,
दूसरा हम कहते हैं पहले स्राव को मेनार्ज कहते हैं, जो कि मैच्योरिटी की सबसे बड़ी पहचान है। इस स्राव का नाम आता है मेनार्ज कहलाता है। ये क्या है? पहला मेंसेस का प्रारंभ होना। ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट है कि पहला मेनार्ज यानी कि जो ये पहला मेंसेस शुरू होती है उसको क्या नाम देते हैं? तो पहला जो मेंसेस उसको हम कहते हैं मेनार्ज कहते हैं बेटा, और ये सबसे पहला रहा है। अब इसमें अगर यही होगा तो लड़की मैच्योर नहीं, परिपक्व नहीं, जैसे लिखा मैच्योरिटी परिपक्वता यौवनावस्था वो नहीं हुई है। इसका मीन्स क्या है कि उसके अंदर हार्मोन सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा है शरीर के विशेष अंगों में वृद्धि होना। देखिए शरीर के विशेषण मेल में तो इस तरह का नहीं होते चेंजिंग, लेकिन फीमेल में ब्रेस्ट यानी कि स्तन ग्रंथियों का बढ़ना एक पहली पहचान है, और दूसरा हिप्स का चेंज हो जाना, हिप्स भारी हो जाते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। तो ये देखिएगा हमारे जो ये अंग हैं, ठीक है, कौन कौन से, यानी हमारे जो मीन्स फीमेल के जो अंग है इसमें अगर चेंजिंग नहीं होगी, ये उसका मीन्स क्या है कि उसके अंदर ये हार्मोन भी पहला वाला एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव नहीं हो रहा, फौरन डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। और दूसरा क्या है उसका ये हिप्स का भारी होना। क्यों? देखिए बेटा ये भी साइंटिफिक रीजन है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, मेल कभी प्रेग्नेंट नहीं होता सॉरी। अब आप कहेंगे कि एक मेल तो हुआ था, एक्चुअली था उसका क्या, उसकी कहानी क्या है, वो एक फीमेल था पहले, जो सुना हो कुछ साल पहले सुना था, एक मेल ने एक बच्चे को जन्म दिया, दुनिया में नाम हो गया उसका। तो एक्चुअली क्या था, वो एक फीमेल था पहले, उसने अपना जेंडर यानी सेक्स चेंज कराया, अपना लिंग चेंज कराया, वो लड़का बन गया। लेकिन उसने क्या किया था, अपनी बॉडी में ओवरी को नहीं निकलवाया था, ठीक है। ओवरी वो है जहां से अंडाणु निकलते हैं, अंडाशय का उसने यानी कि रिमूव नहीं कराया था, तो ओवरी उसके अंदर थी। उसने क्या किया, आपने सुना होगा विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसने शरीर जैसे लैब में जब एक जायगोट बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, तो एक लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया उसने, एक जायगोट बनवाया। उसमें जब उसमें वृद्धि हुई तो उसने अपने इस ओवरी के अंदर इम्प्लांट करवा लिया, उसको डेवलप जायगोट, विकसित जायगोट था, उसने अपने क्या किया, उसको अपनी ओवरी में इम्प्लांट करा लिया। जब इम्प्लांट हो गया यानी कि उसमें अटैच हो जाता है बच्चेदानी से, जिसे हम कहते हैं यूट्रस का मीन्स बच्चेदानी, उसमें मशीन के जरिए लगवा लिया और वहां पर वो बेबी डेवलप होने लगा। और फिर होता है सिजेरियन, सिजेरियन का मीन्स पेट काटने, यहाँ से लेकर यहाँ तक कटता है, उसने पेट कटवाया, बच्चों को निकलवा लिया। और उसके अंदर बेटा ये नहीं होता, योनिक पार्ट नहीं होता उसके अंदर, सिजेरियन के जरिए ही खाली ऑपरेशन होगा उसका, ओके। तो खैर वो अलग मसला था। तो शरीर के विभिन्न विशेष अंगों में वृद्धि होना आपको बता चुका हूँ कि शरीर पर बालों की वृद्धि होना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बाल आते हैं, इनकी डाले मूछें तो नहीं होती, लेकिन ये है कि इनके शरीर पर भी बाल आते हैं। नेक्स्ट अंडाणुओं का निर्माण होना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओजेनेसिस। ये ओजेनेसिस का मीन्स है ओवम का बनना, ओवम का बनना जो होता है ओजेनेसिस कहलाता है। यानी कि अंडाणु जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ओवरी के जरिए बनते हैं। और ये खलपात ये बताऊंगा आगे भी मैं कि एक ओवरी जो होती है, यानी कि फीमेल में 2 ओवरी होती है, 2 मेल में टेस्टिस होती है, तो दोनों की दोनों ओवरी क्या करेंगी, एक साथ अंडाणु नहीं करती, लेकिन वो कभी कभी होता है रेयर केसेस में अपनी जिंदगी में हर महीने जब तक इसकी जनन क्रियाविधि चलती है फीमेल के अंदर, मेनोपॉज नहीं होता, हर महीने एक अंडाणु स्रावित होता है। जबकि मेल की बॉडी से जब नाइटफॉल होता है, स्पर्म बाहर निकलते हैं, ठीक है, सीमेन बाहर निकलता है, तो 200 मिलियन से लेकर कितना 200 मिलियन टू 300 मिलियन, यानी 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यानी कि एक एवरेज निकालो 2 से 3 करोड़ मान लीजिएगा, करोड़ों यानी कि मेल से निकलते हैं और फीमेल से एक ही वोम निकलता है। तो ये जो रजोधर्म होता है ये सिर्फ कुछ साल रहता है, उसके बाद में फिर खत्म हो जाता है, अंडाणु नहीं बनता उसके अंदर, ठीक है। तो अंडाणु का निर्माण होना भी क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं, जो किसी बेस पर होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की बेस पर होंगे। अगर ये हार्मोन नहीं आएगा रियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, उसके अंदर कभी भी यौनावस्था नहीं आएगी, ना वो मेंसेस को फॉलो करेंगी, ना अंडाणु आएंगे, ना उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे। तो ये हमारे स्पेशल थे जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, ओके। अब मैं शुरू करता हूँ, इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये तो हार्मोन की डिटेल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो ये 2 हार्मोन है फीमेल के, इन हार्मोन के अंदर क्या क्या काम होता है, एक ऐसे कैसे काम करेंगे तो देखेंगे बेटा। यहाँ देखेंगे हम, पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन, इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में लिख दो, आपको नाम याद करना है, स्पेशली नॉलेज इज पावर। देखिए लिखा हुआ याद करना लाजमी है, याद करना है, रखना नहीं है, समझना है उसको। व्हाट इज एस्ट्रोजन हार्मोन, साफ
इसका स्राव कहाँ से होगा बेटा? इसका स्राव होगा ओवरी से। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या है देखिएगा, मैं भी लिखवा चुका हूँ, ये सारे काम किस में इसके जरिए। तो ये क्या है, ये मादा हार्मोन कहलाता है। ठीक है, ये एक मादा हार्मोन है जिससे फीमेल के अंदर डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब दूसरा आता है यहाँ पर कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखिए बेटा, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को फॉलो करेगा। इसको प्रेगनेंसी को फॉलो करेगा। इसको हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था। सॉरी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं गर्भावस्था। ये है गर्भावस्था या गर्भधारण। अब मैं अल्फाज हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ? ये एक दोनों को लिखने का एक मेरा मकसद है। मकसद ये है कि मुझे इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा एक पहचान बतानी है। देखिए यहाँ लिखा है ना प्रॉप, और बाबू ध्यान रखेंगे यहाँ लिखा है प्यारे स्टूडेंट प्रेग। थोड़े से अल्फाज सिमिलर लग रहे होंगे आपको, समानता होगी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? प्रेगनेंसी को धारण करना। अगर मैं लिख देता कि ये क्या है, गर्भ धारण करता है, तो आपको परेशानी हो जाती थोड़ी सी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम हुआ प्रेगनेंसी को फॉलो करना, और जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या हो गया? ठीक है, जो सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल है उसको फॉलो करना। देखिए ये इतना आसान हार्मोन नहीं होता कि ये निकल आए, इसके लिए कुछ साल बॉडी को इंतजार करना पड़ता है। अब ये जो बॉडी है हमारी, ये स्पेशल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हम लोग मैच्योर होते चले जाते हैं। तो ये जो एक टिपिकल प्रोसेस है जिसको हमें देखना है, और खासतौर से इसको हमें आगे लेकर चलना है। देखिए कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन बहुत टिपिकल होते हैं, आसान नहीं है। दुनिया में अपना नाम लाना, इनके हजारों लाखों बच्चे पर डे यानी पर ईयर कॉम्पिटिशन को देते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, और आगे लेकर चलना है। मैं बता रहा था आपको स्टूडेंट्स कि ये जो हमेशा जो कर रहा हूँ वो है नरजनना। मैं पहले बता रहा था आपको कि मतलब इससे पहले भाग प्राथमिक और आंतरिक जो होते हैं, इसमें यानी कि प्राथमिक ऑर्गन क्या होते हैं, ये सब बताए थे। उसके बाद में जो कर रहा हूँ वो है नरजनना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिंदी मीडियम है, ये बोर्ड ऐसी बोर्ड वगैरह जो मिक्सिंग चाहते हैं पढ़ना, वो बहुत ईजी लैंग्वेज है। देखिए बोला तो यह देखते हैं हम नरजनना को कौन से पढ़ते हैं। तो पहला है फर्स्ट इज वृषण, सेकंड सहायक ग्रंथि, तीसरा है वायु जननेंद्रियां। तो ये जननेंद्रिय क्या होती है, क्या करके देखना है। तो वृषण को हम कहते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है, तो ये मेल जननांग है। ठीक है, इसके अंदर टेस्टिस क्या होती है, इसकी संख्या बेटा एक जोड़ी होती है। कितनी होगी? एक जोड़ी की संख्या होती है। अब ये कैसे कैसे होती है, क्या होती है, तो यहाँ मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तीनों भाग को क्लियर कर लीजिए, कौन कौन से भाग होते हैं। तो टेस्टिस संख्या एक जोड़ी होगी। अब आता सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स क्या, इसके नाम क्या क्या होते हैं, अभी कभी बैठकर याद करना है। 5 टाइम्स उसको आप आसानी से भूलिए और वो आसानी से याद हो जाता है। तो पहले हमारी एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है हमें देखना है। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो फर्स्ट है उसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स कैसे डिटेल में अगले पार्ट में दूंगा, टेस्टिस के बाद पढ़ाऊंगा। सेकेंड कॉर्पस ग्रंथियां। ठीक है, कॉपर्स ग्रंथि जैसे कहते हैं, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, इसकी इंग्लिश में बताऊंगा जब डिटेल बताऊंगा। तो इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और थर्ड जो है दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होती है 3। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, कॉर्पस ग्रंथियां और प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, उसके बाद है बाह्य जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनिटलिया। इससे कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, जन बताएंगे इसके अंदर जनरली। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसमें पेनिस आ जाएगा। ठीक है, ये उसकी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नॉन टेस्टिस क्या है। तो जब हम टेस्टिस देखेंगे कि एक जोड़ी होती है, प्राथमिक लिंगोड़ होते हैं, अंडाकार होती है। कौन? टेस्टिस यानी कि हमारे वृषण। इनका जो साइज होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है
और जिनकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो जैसे लेंथ है 5 सेंटीमीटर होगा, इसकी चौड़ाई आएगी, यहाँ से निकालेंगे वो कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी उपस्थिति, लोकेशन, ये कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ लोकेशन जब हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे छोटी थैलीनुमा संरचना शरीर के बाहर रखा हुआ है। इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक है, शरीर के बाहर क्यों रखा है, अंदर क्यों नहीं रखा, अगर अंदर रखता तो क्या नुकसान होते, और शरीर के बाहर रखा है तो क्या फायदा है। तो ये भी वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजंस बताऊंगा क्या क्या होते हैं। तो पहले इसको देख ले पहले। तो बाबू देखेंगे यहाँ उपस्थिति का छोटी थैलीनुमा, तो थैलीनुमा संरचना का नाम होता है स्क्रोटम। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, जो थैलीनुमा संरचना नर में पाई जाती है, केवल फीमेल में नहीं होती। ठीक है, इन मादा में नहीं होती, इसका नाम है स्क्रोटम। अब देखते हैं इसका काम क्या है। तो ये काम क्या करता है जानते हैं, कम करता है किसको, तापमान को। इसका शरीर के बाहर क्यों रखा हुआ है, एक मैसेज भी है आप लोग के लिए, देखिएगा। इसका तापमान कम करती है कौन, ये स्क्रोटम, शरीर के बाहर इसलिए रखा हुआ है। अगर शरीर के अंदर होता तो क्या होता, उसका वैज्ञानिक कारण बताएंगे। बाहर रखा है, क्या कारण है ये बताऊंगा। अगर हम इसको टाइट कर लें क्या नुकसान होगा वो बताऊंगा। तो 3-4 चीजें हैं जो आपको अभी बताना है। ठीक है, इसका कार्य होता है, ठीक है, क्या काम होगा, तापमान कितना कम करना। ये देखिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत प्यार से पढ़ना है। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि आपके माइंड में फीड हो जाए। देखिए कहते हैं कि हिम्मत नहीं आना चाहिए, लगे रहो। तो मैं फिर कह रहा हूँ आप लगे रहिए, इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो इसका काम कौन सा है, स्क्रोटम का काम क्या है, तापमान को कम करना। कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम नहीं होता तो क्या होता है इसका, अभी कारण क्या है बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका नुकसान ये होता हम लोगों को कि हमारे बॉडी में जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, अगर उसको तापमान कम नहीं मिला तो उनका जो विकास है, वृद्धि है, निर्माण है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका निर्माण खराब हो जाएगा, वृद्धि खत्म हो जाएगी, उसका जो वो है क्या कहते हैं, यानी कि उसका जो कार्य है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या कहते हैं, शरीर के बाहर रखा है थैलीनुमा संरचना के अंदर, क्यों, क्योंकि तापमान कम हो जाए। हमारा जो तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान नॉर्मल है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, इस तापमान को हमेशा रहना है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे, तो देखिए दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो नुकसान क्या है, लूज कपड़े पहनते तो फायदा क्या है। देखिए लूज कपड़े पहनने से होता क्या है कि हमारा जो ये स्क्रोटम है, ठीक है, जो शरीर के बाहर जिसमें हमारी टेस्टिस यानी कि वृषण पाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है बेटा, क्योंकि उसका तापमान कम हो रहा है। तो वहां जितने भी शुक्राणु बनेंगे उसका तापमान कम हो जाएगा, तो उसका विकास अच्छा होगा, उत्पत्ति अच्छी होगी, उसका कार्य सही होगा। लेकिन वहां पे हमने क्या किया, टाइट कपड़े पहन लिए। ठीक है, पैंटी वगैरह जो मैंने जब फीमेल पैंटी पहनती, हमारे यहाँ फ्रेंची पहनी जाती है। तो बेटा वो जो फ्रेंची है उसको नहीं पहनना है, हमें लूज टाइप के कपड़े पहनने में बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ। अगर इसको हमने स्क्रोटम को यानी कि टाइट बांध दिया, ठीक है, जैसे पहलवान लंगोट बांधते हैं, अगर आप भी उसी तरह से इसको बांधेंगे तो क्या होगा, उसको पूरा तापमान इतना मिलेगा जिससे सारे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे सारे। और क्या है, जब उसको हम लूज कपड़े पहनेंगे तो फायदा क्या होगा, इतना तापमान कम हो जाएगा जिससे शुक्राणु का विकास अच्छा हो जाएगा और मेल जो होता है बांझ नहीं होगा। बांझ जानते हैं क्या होता है, यानी कि वो मर्द जो कभी बाप नहीं बन सकता, उसे हम कहते हैं बांझ। तो अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो बेटा मैसेज ऑफ द डे है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो जानते हैं प्रॉब्लम क्या होगी, हम बाप नहीं बन सकते कभी भी शादी के बाद। इसलिए थोड़ा लूज कपड़ा पहने, टाइट कपड़ा पहने। अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो इतना टेम्परेचर मिलेगा 37 फुल, तो सारे शुक्राणु मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उसको नष्ट हो जाएंगे। अगर हमने लूज पहना तो तापमान कम हो जाएगा, उसका विकास बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये मैसेज सबसे ज्यादा रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये शरीर के दूसरा रखा, शरीर के बाहर रखा, इसलिए तो तापमान कम करने के लिए। अब देखिए इसके अंदर ये इसमें पॉइंट लिखा है जुड़ी होती है, क्या, टेस्टिस, उदर गुहा, और कहा, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर पाई जाती है। ठीक है, और ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि इनका विकास जो होता है, इनके अंदर जो विकास होता है शुक्राणु को, वो सही तरीके से हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टेस्टिस और उदर गुहा के बीच ये कॉर्ड पाई जाती है। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, नीट के लिए, एम्स वगैरह के लिए और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए, कि हमारी टेस्टिस और जो एब्डोमिनल कैविटी, जो उदर गुहा है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है।
उसका नाम क्या, तो हम उसे कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या नाम है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर बोलिए स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये वैज्ञानिक नाम है, यही नाम आपको नीट में और अदर कॉम्पिटिशन्स में परेशान करते हैं, इसलिए इसको बार बार पढ़िए। तो नाम हो जाएगा क्या? कैसिस और उदरगुहा के बीच एक कॉर्ड पाई जाती है जो दोनों को जोड़ती है, उसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, किस चीज से बनी होती है, इसका काम क्या होता है, ये कॉर्ड क्यों रखी? कॉर्ड का नाम होता है क्षणनुमा संरचना, ठीक है, तो उसको खोखली होती है। अब देखिए क्या है, इसका निर्माण होता है, क्या है बताइए, इसका ये निर्माण में दो चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। पहले है इसकी इलास्टिन फाइबर, इसमें दो इसके निर्माण हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? इलास्टिन फाइबर के जरिए। किसका? स्पर्मेटिक कॉर्ड का। पहला इलास्टिन फाइबर, दूसरा है स्पर्मेटिक फैसिया। पहला कौन सा है? इलास्टिन फाइबर, दूसरा है स्पर्मेटिक फैसिया। तो ये दो तरह के हमारे यहाँ पे इसमें भाग पाए जाते हैं जो इसका निर्माण करते हैं। पहले का नाम इलास्टिन फाइबर, इससे कॉम्पिटिटिव पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है हमारे इसमें स्पर्मेटिक फैसिया। पहला इलास्टिन फाइबर और सेकंड कौन सा है? स्पर्मेटिक फैसिया। दोनों को याद करिएगा। इन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा? इलास्टिन फाइबर